अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चाइना के इनकलाबी माओ जेडोंग के बारे में। इससे पिछले हिस्से में हमने माओ के बचपन के हालात का थोड़ा सा तस्करा किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि माओ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी को ज्वाइन करता है। फिर हमने देखा कि चाइना की रेवोल्यूशनरी पार्टी केएमटी और सीसीपी इन दोनों के दरमियान एक इत्तेहाद कायम होता है, जो कि उस वक्त खत्म हो जाता है जब केएमटी चाइना के कम्युनिस्टों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू करती है, इनका कत्ले आम शुरू करती है। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहाँ से माओ सही मानों में एक बड़ा लीडर, एक इनकलाबी लीडर बन के उभरना शुरू होता है। तो चलें इस कहानी को वहीं से दोबारा शुरू करते हैं जहाँ से ये सिलसिला टूटा था। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से होने वाले क्रैकडाउन के बाद माओ समेत सीसीपी के तमाम लीडर्स ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि अब इस जद्दोजहद को मजीद मास मूवमेंट के तौर पे यानी अवामी मूवमेंट के तौर पे, एक सियासी जद्दोजहद के तौर पे इसको बरकरार रखना शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा। और उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि अब उनके लिए जरूरी हो गया था कि वो अपनी एक खुद की आर्मी बनाए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास उनको जरूरत महसूस हुई कि उनकी अपनी एक आर्मी हो। और फिर इसी जरूरत के पेश नजर 1927 में वर्कर्स एंड पेजेंट्स आर्मी का कयाम किया गया, जिसको बाद में रेड आर्मी का नाम दिया गया। और यही वो आर्मी है जो आज भी चाइना की मेन आर्मी के तौर पे मौजूद है, जिसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA कहा जाता है। रेड आर्मी को सबसे पहला टास्क दिया गया मुख्तलिफ सिटीज में होने वाली कम्युनिस्ट बगावतों को सपोर्ट करके उन इलाकों को कैप्चर करने की कोशिश करने का, ताकि वहां पे कम्युनिस्ट बेसिस बनाई जा सकें। लेकिन इससे पहले कि रेड आर्मी वहां तक पहुंच भी सकती, जगह जगह दुश्मन के हमलों में इसके बेतहाशा सिपाही मारे गए और मजबूरन माओ सिर्फ चंद हजार साथियों के साथ रिट्रीट करते हुए हुनान के पहाड़ी इलाकों जिंगांग तक पहुंच गया। अब जहन में रखें कि ये वो वक्त है जब माओ को इंटरनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो उसकी सेंट्रल लीडरशिप थी उसकी तरफ से और कॉमिंटर्न की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना है, क्योंकि माओ और कॉमिंटर्न की जो सोच है चाइना में इनकलाब बर्पा करने के बारे में, उसमें शदीद इख्तिलाफात थे। माओ चाइना को 3 तबकात में देखता था। एक सबसे पहला तबका लैंडलॉर्ड का, उसके बाद माओ पेजेंट्स को यानी किसानों को भी 2 तबकात में तकसीम करता था। उसके मुताबिक एक रिच पेजेंट्स थे और एक पुअर पेजेंट्स थे। रिच पेजेंट्स वो जो कि अपनी जरूरत से ज्यादा पैदावार करते थे, पुअर पेजेंट्स वो जो कि अपनी जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकते थे। और इस तबकाती तकसीम के बाद उसका ख्याल था कि रिच पेजेंट्स जब भी कभी चाइना में इनकलाब आया तो रिच पेजेंट्स लैंडलॉर्ड्स के साथ मिल जाएंगे और इससे इनकलाब की राह रोकने की कोशिश करेंगे। इस वजह से उसका ख्याल था कि जब भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कायम होगी तो उसका सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए कि वो लैंडलॉर्ड्स के साथ साथ रिच पेजेंट्स से भी उनकी जमीन छीने और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जबकि कॉमिंटर्न का ख्याल था कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने ये राह इख्तियार की कि उन्होंने रिच पेजेंट से भी उनकी जमीन छीन के तकसीम करना शुरू कर दिया लोगों में, तो उसको एक बड़ी हिमायत से महरूमी हासिल हो जाएगी। यानी जो किसान है वो भी 2 तबकात में तकसीम हो जाएंगे, एक तरफ रिच पेजेंट्स और एक तरफ पुअर पेजेंट्स। पुअर पेजेंट्स तो उनके साथ रहेंगे, लेकिन जो रिच पेजेंट्स हैं जो अपनी जरूरत से ज्यादा कमाते हैं वो सीसीपी को सपोर्ट करना, उसकी हिमायत करना बंद कर देंगे। तो ये वजह थी कि कॉमिंटर्न माओ की इस पॉलिसी से, इस सोच से मुत्तफिक नहीं थी। और क्योंकि कॉमिंटर्न अब तक सीसीपी को, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हर तरह से फंड करती थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मुकम्मल तौर पे आज तक डिपेंडेंट थी रशियन बोल्शेविक पार्टी के, कॉमिंटर्न के, इस वजह से वो मजबूर थी कि वो कॉमिंटर्न की पॉलिसी को इख्तियार कर सके। लेकिन अब जबकि माओ अपनी चंद हजार फौज के साथ जिंगांग पहुंच चुका था, उसके पास ये एक बेहतरीन मौका था कि वो कॉमिंटर्न और सीसीपी सेंट्रल लीडरशिप को यकसर नजरअंदाज करते हुए अपनी सोच के मुताबिक काम कर सके, और उसने यही किया। जिंगांग पहुंचने के कुछ ही अरसे बाद माओ को चू डी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रोफेशनल सोल्जर थे, उन्होंने माओ को ज्वाइन किया। और ये एक तारीखी कॉम्बिनेशन था, क्योंकि चू डी एक प्रोफेशनल सोल्जर थे और माओ एक नेचुरल लीडर था। माओ और चू डी ने मिलकर अपनी फौज को मजबूत करना शुरू किया और इन दोनों ने ऐसी गोरिल्ला टैक्टिक्स बनाई जो कि आगे चलकर रेड आर्मी के बहुत काम आई, और कहा जा सकता है कि इस सिविल वॉर को जीतने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया।
माओ ने जिंगांग पे अपना कंट्रोल हासिल करने के बाद यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कायम की और अपनी सोच के मुताबिक उसने रिच पेजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स दोनों से उनकी जमीनें छीन कर वहां की आबादी में बराबर तकसीम कर दिया। और ये जमीन उस हुकूमत की यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की मिल्कियत थी। प्राइवेट जमीन की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। माओ और चू डी ने मिलकर अपनी गोरिल्ला कार्रवाइयों से केएमटी की गवर्नमेंट को नाको चने चबवा दिए थे। कुछ ही अरसे में माओ अपनी हुकूमत को अपने आप को इस हद तक मुस्तहकम कर चुका था कि उसने अब सीसीपी से इजाजत तलब की कि वो जिनशिंग प्रोविंस पे हमला करके उसको भी सोवियत बेस बनाना चाहता है। माओ को उस वक्त तो सीसीपी की तरफ से इजाजत नहीं मिल सकी, लेकिन एक साल बाद 1929 और 30 ये वो वक्त आ रहा था जब दुनिया के हालात तब्दील होने वाले थे। 1929-30 1929 और 30 ये वो साल हैं जब दुनिया में एक शदीद इकोनॉमिक बहरान आया जिसको द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस में सारी दुनिया की तरह चीन में भी हालात शदीद खराब हुए। इन्फ्लेशन ने लोगों का जीना महाल कर दिया और तब कमिंटर्न ने फाइनली ये फैसला कर लिया कि शायद अब वो वक्त आ चुका है जब चाइना के कम्युनिस्टों को बजोरे ताकत अपनी मिलिट्री फोर्स से चाइना को यूनिफाई करके वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नाफिज कर देनी चाहिए। और फिर माओ और चू डी को 30,000 की फोर्स देकर टास्क दिया गया कि वो हुनान और जिनशिंग, वही जिनशिंग जिसके लिए माओ ने एक साल पहले खुद इजाजत तलब की थी, अब माओ को 30,000 फौजियों के साथ टास्क दिया गया कि वो जिनशिंग और हुनान को कैप्चर करे और वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कायम करे। जिनशिंग को कैप्चर करने में तो माओ को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, लेकिन हुनान के शहर चेंगशा पे 10 दिन के लिए रेड आर्मी का कंट्रोल हुआ, लेकिन 10 दिन बाद उनको चेंगशा भी खाली करना पड़ा। माओ ने अपनी फौज के साथ बहुत कोशिश की कि वो हुनान पे दोबारा कब्जा कर सके, लेकिन उसको इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। उसके बाद माओ ने दोबारा महसूस किया कि शायद उसको दोबारा अपनी फौज को लेकर रिट्रीट करते हुए पहाड़ी इलाकों में चले जाना चाहिए, जहां छुपकर वो गोरिल्ला कार्रवाइयां भी कर सकता है और अपनी फौज को भी कंट्रोल कर सकता है। इस बार उसको जिंगांग के बजाय किसी बड़े इलाके की जरूरत थी, क्योंकि अब उसके पास एक अच्छी खासी फौजी तादाद मौजूद थी। माओ अपनी बाकी फौज को लेकर रिट्रीट करता हुआ जियांगशी प्रोविंस पहुंच गया और उसने जियांगशी को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया। अब जियांगशी माओ की अगली बेस बन चुका था। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस फौज की जो कि रेड आर्मी में शामिल थी, वो कबाइल, वो लोग जो कि रेड आर्मी में शामिल थे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि चीन में उस वक्त 3 तबकात थे, एक तरफ लैंडलॉर्ड्स थे, दूसरी तरफ पेजेंट्स जो कि पुअर और रिच पेजेंट्स में तकसीम थे। उसके अलावा एक तीसरा तबका भी था जिनको हाक्का कहा जाता था, हाक्का कबाइल। हाक्का का चाइनीज में मतलब होता है गेस्ट यानी मेहमान। ये दरअसल वो चाइनीज थे जो कि नॉर्थ चाइना में आबाद थे, लेकिन पहले मंगोलों और फिर दूसरी सेंट्रल एशियन कबाइल के हमलों की वजह से ये मजबूर होके सदर्न चाइना में आकर आबाद हो गए थे। क्योंकि ये गैर मकामी कबाइल थे, ये सदर्न चाइना के मकामी लोग नहीं थे, इस वजह से मकामी लोग इनका इस्तेसाल किया करते थे और ये लोग पुअर पेजेंट्स से भी ज्यादा खस्ता हाली का शिकार थे, उनसे भी ज्यादा गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे। और यही वजह है कि कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत से लीडरान की तादाद इसी हाक्का कबाइल में से थी और खुद रेड आर्मी की बड़ी तादाद इन्हीं हाक्का कबाइल पे मुश्तमिल थी, क्योंकि ये लोग सेंट्रल एशियन रीजन से सख्त पहाड़ी इलाकों के रहने वाले लोग थे। इस वजह से ये ज्यादा जंगजू और मिलिटरीली पावरफुल लोग भी हुआ करते थे। और फिर जब माओ ने अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के जेर कंट्रोल इलाकों में रिच पेजेंट से उनकी जमीन छीन कर इन लोगों में तकसीम करना शुरू की, तो जाहिर सी बात है नेचुरली माओ इन लोगों के लिए एक हीरो की हैसियत रखा करता था। यहाँ पे ये बात बताना इसलिए जरूरी थी क्योंकि अब जियांगशी रीजन पे जब माओ ने अपना कंट्रोल हासिल किया तो माओ अपनी सीसीपी की सेंट्रल लीडरशिप की पॉलिसी की वजह से और कॉमेंटेंट की हिदायत की वजह से मजबूर हुआ कि वो रिच पेजेंट्स और पुअर पेजेंट्स की जो तकसीम करता था, अब वो कॉमेंटेंट और स्टालिन के प्रेशर की वजह से वो मजबूर था कि अपनी इस रिच पेजेंट्स और पुअर पेजेंट्स की पॉलिसी से कुछ पीछे हटे। ये बात यहाँ पे बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जब कोई लीडर, कोई इनकलाबी लीडर, कोई लीडर जो कि तब्दीली के लिए बाहर निकलता है तो उसको बहुत से मकामात पे
कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लीडर अपने मकसद पे कंप्रोमाइज नहीं करता, लेकिन अपने मकसद तक पहुंचने के लिए हजारों बार कंप्रोमाइज करता है। किसी भी लीडर का कद इन कंप्रोमाइज से छोटा नहीं होता। ये कंप्रोमाइजेस स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं जो कि एक लीडर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हासिल करता है। लीडर की वक़्त उसकी वैल्यू पहचानी जाती है कि वो अपने गोल से कमिटेड है या नहीं है। जियांगशी को अपने कंट्रोल में करने के बाद माओ चियांग काई शेक के लिए, केएमटी की गवर्नमेंट के लिए सही मानों में एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ चुका था और चियांग काई शेक को महसूस हो चुका था कि उसको अगर चीन पे अपना कंट्रोल बाकी रखना है तो उसको माओ और रेड आर्मी का खात्मा करना होगा। और इसी सोच के साथ चियांग काई शेक ने जियांगशी के ऊपर अपने फौजी हमलों का आगाज किया। उसने एक के बाद एक 4 कैंपेन्स लॉन्च की जिसने उसमें रेड आर्मी के ऊपर हमला किया, लेकिन हर बार माओ और चूडी की जबरदस्त गोरिल्ला स्ट्रेटेजीज की वजह से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, मुंह की खा के पीछे वापस भागना पड़ा। माओ और चूडी की इन मिलिट्री स्किल्स की वजह से स्टालिन उनसे बहुत खुश था और माओ धीरे धीरे अपनी पार्टी में तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा था। लेकिन अब तक माओ सीसीपी का अनचैलेंज लीडर नहीं बन सका था। अगर देखा जाए तो इस वक्त सीसीपी में 3 ग्रुप्स मौजूद थे। एक ग्रुप उन स्टूडेंट्स का था जो कि रशिया से मार्क्सिज्म की तालीम हासिल करके आए थे। ये लोग रशियन जबान से अच्छी तरह वाकिफ थे और क्योंकि ये रशिया में रहकर आए थे इस वजह से इनकी सीसी में बड़ी डोमिनेंट पोजीशन थी। दूसरी तरफ उन इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप था जो कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक कॉमिंटर्न से हुआ करता था, जो कि इंटेलेक्चुअली बड़े पावरफुल लोग थे जिनमें चू इन लाई जैसे बड़े बड़े लीडर्स शामिल हैं। जबकि तीसरा ग्रुप माओ और चू डी का था। ये उन आर्मी गोरिल्ला फौज का ग्रुप था जिनको माओ लीड कर रहा था। अब एक तरफ रेड आर्मी की एक्सटर्नल स्ट्रगल थी जो कि केएमटी की गवर्नमेंट के खिलाफ जारी थी, जबकि दूसरी तरफ सीसीपी के अंदर इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स भी जारी थी। इन तीनों ग्रुप्स के दरमियान पार्टी के अंदर डोमिनेशन हासिल करने के लिए इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल भी जारी थी। लेकिन जाहिर है इस पॉलिटिकल स्ट्रगल में, इस इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में कामयाबी उसी को मिलनी थी जिसके सर पे स्टालिन का हाथ होता। इस पार्टी पॉलिटिक्स में एक वक्त ऐसा आया जब स्टालिन ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टालिन रशिया से अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा करता था जो कि सीसीपी को गाइड करते थे। तो स्टालिन ने एक जर्मन रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम ऑटो ब्राउन था उसको चीन में भेजा ताकि वो सीसीपी की पार्टी पॉलिसीज को गाइड कर सके। अब ये वो वक्त था जब इन 3 ग्रुप्स में से बाकी के 2 ग्रुप्स ऑटो ब्राउन के साथ मिल गए और माओ को, उसी माओ को जो अब तक रेड आर्मी को लीड करता आ रहा था, मुकम्मल तौर पर साइडलाइन कर दिया गया। और वो माओ जो रेड आर्मी की गोरिल्ला कार्रवाइयों को लीड कर रहा था, जिसके मशवरे से जियांगशी रीजन पे गवर्नमेंट बेस बनाई गई थी, अब वो इस हद तक साइडलाइन हो चुका था कि पार्टी के पॉलिसीज में और मिलिट्री फैसलों में माओ को अपनी राय का इजहार करने तक का हक हासिल नहीं रहा था। और फिर माओ, जैसा कि उसका हमेशा का तरीका था, जब भी उसको इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में साइडलाइन किया जाता तो वो अपनी पार्टी से कुछ अरसे के लिए छुट्टियां लेकर किसी पहाड़ी मकाम की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो अब भी माओ ने ऐसा ही किया। उसने कुछ अरसे के लिए सीसीपी से छुट्टियों का तकाजा किया और खुद अपनी फैमिली के साथ एक पहाड़ी के ऊपर जाकर बस गया। अब रेड आर्मी और कम्युनिस्टों के बुरे दिन शुरू हो रहे थे क्योंकि एक तरफ रेड आर्मी का तजुर्बेकार लीडर माओ साइडलाइन कर दिया गया था और अब रेड आर्मी को लीड करने वाला शख्स ऑटो ब्राउन एक ना तजुर्बेकार आदमी था। जबकि दूसरी तरफ चियांग काई शेक अपने जर्मन एडवाइजर्स की मदद से नई फौजी स्ट्रेटेजीज के साथ कम्युनिस्टों पर हमला करने आ रहा था। नतीजा वही निकला जो आप सोच सकते हैं। रेड आर्मी को एक के बाद एक शिकस्तों का सामना करना पड़ा। चियांग काई शेक की आर्मी ने रेड आर्मी का घेराव डाल लिया और अब यूं महसूस होने लगा कि रेड आर्मी को चारों तरफ से घेर कर मार दिया जाएगा, इनका मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। और तब कमेंटेंट ने फैसला किया अपने उस मशहूर जमाना लॉन्ग मार्च का। जी हाँ, जो लॉन्ग मार्च की इस्तिलाह पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होती है, असल में ये लॉन्ग मार्च एक स्ट्रेटेजिक मार्च था। जब रेड आर्मी को केएमटी ने चारों तरफ से घेरा डाल लिया, तब रेड आर्मी ने फैसला किया कि वो इस घेरे को, इस रिंग को तोड़ते हुए चाइना के साउथ से मार्च करती हुई चाइना के नॉर्थ में जाएगी। ये कई सारे मार्चेस का एक सिलसिला था जिसमें रेड आर्मी जियांगशी से, चाइना के साउथ से मार्च करती हुई चाइना के नॉर्दर्न प्रोविंस शानशी तक पहुंची।
اسی لانگ مارچ کے دوران ماؤ کو پھر موقع ملا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن کو دوبارہ حاصل کر سکے. دراصل ہوا یوں کہ اس مارچ کے دوران یہ سوال اٹھا کہ وہ ریڈ آرمی جو کہ اب تک KMT کو بڑے زبردست طریقے سے شکست دیتی چلی آ رہی تھی, اس کا زبردست مقابلہ کرتی چلی آ رہی تھی, اچانک کیا ہوا کہ اس کو اپنی گورنمنٹ اپنے علاقے چھوڑ کر ساؤتھ سے نارتھ کی طرف بھاگنا پڑا. دراصل آٹو براؤن نے ریڈ آرمی کو لیڈ کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ ماؤ کی کئی عرصے سے کامیاب ڈیفینسو گوریلا اسٹریٹجی کو چینج کر کے براہ راست فیس ٹو فیس KMT کی گورنمنٹ کا مقابلہ کرے گا. اب KMT جس کے پاس حکومت تھی, جس کے پاس ٹینکس تھے, طیارے تھے, بمبار طیارے تھے, اس کا مقابلہ ایک بے سر و سامان فوج کے لیے ظاہر ممکن نہیں تھا. ماؤ بہت طویل عرصے سے اس بے سر و سامان فوج کو چھپ کر گوریلا کارروائیوں کے ذریعے, ڈیفینسو کارروائیوں کے ذریعے KMT کے مقابلے پر کھڑا کر کے رکھا ہوا تھا. لیکن اب جب آٹو براؤن نے بجائے چھپ کے گوریلا کارروائی کے فیس ٹو فیس KMT کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کا نتیجہ وہی ہوا جو کہ نکلنا تھا, یعنی ریڈ آرمی کا صفایا ہونا شروع ہو گیا. ماؤ نے لو فو اور چو ان لائی اور دوسرے کمیونسٹ لیڈرز کے ساتھ مل کر آٹو براؤن کو مجبور کیا کہ وہ CCP کی ایک اور کانفرنس بلائے اور اس کانفرنس میں ان سوالات پر غور کیا جائے کہ ریڈ آرمی کو شکست کیوں ہوئی. اس کانفرنس میں آٹو براؤن کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور ریڈ آرمی کی تمام در شکست کا ذمہ دار آٹو براؤن ٹھہرا, اور اس کانفرنس کا نتیجہ ماؤ کی انٹرنل پالیٹکس میں دوبارہ جیت کی صورت میں نکلا. اب وہ وقت آ چکا تھا جب ماؤ اپنی پارٹی کا ان چیلنجڈ لیڈر بن چکا تھا. اس لانگ مارچ میں ریڈ آرمی, چو ان لائی اور ماؤ کی لیڈرشپ میں دشوار گزار پہاڑی علاقوں, مشکل ترین دریاؤں اور کبھی دلدلوں, کبھی بیماری, کبھی بھوک, کبھی پیاس اور کبھی KMT کی فوجی مخالفت کا سامنا کرتی ہوئی بالآخر 1 سال بعد شانشی چائنا کے ناردرن پروونس میں جا پہنچی. اس لانگ مارچ کی دشواریوں اور مشکلات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1 سال پہلے جب ریڈ آرمی نے یہ لانگ مارچ شروع کیا تو اس کی تعداد تقریباً 90,000 تھی, اور جب یہ آرمی مارچ کرتی ہوئی نارتھ میں پہنچی تو ان کی تعداد صرف 5 سے 6,000 تھی. لیکن اس لانگ مارچ نے چین کی تاریخ بدل دی تھی. نہ صرف چین میں بلکہ مغرب میں بھی لانگ مارچ کے چرچے تھے, اور یہی وہ زمانہ تھا جب امریکہ سے اور دوسرے ویسٹرن ممالک سے صحافیوں نے آ کر ماؤ کے انٹرویوز کیے اور پوری دنیا میں ماؤ ایک لیڈر کے طور پہ, ایک ابھرتے ہوئے چائنیز لیڈر کے طور پہ متعارف ہوا. اب بین الاقوامی حالات تبدیل ہو رہے تھے. 1931 میں جاپان کی امپیریلسٹ پاور نے چائنا کے ناردرن پروونس منچوریا کو کیپچر کر لیا تھا, اور اب دھیرے دھیرے جاپان چائنا کے دوسرے علاقوں میں, چائنا کے ساؤتھ میں اپنے قدم جمانے کی سوچ رہا تھا. لیکن چیانگ کائی شیک کی نیشنلسٹ گورنمنٹ KMT بجائے جاپان سے لڑنے کے کمیونسٹوں کو ٹھکانے لگانے میں مصروف تھی, کمیونسٹوں کا مقابلہ کرنے میں مصروف تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت KMT کے خلاف عام عوام میں اور خود اس کے اتحادیوں میں چیانگ کائی شیک کے خلاف جذبات ابھرنا شروع ہوئے. اور اس انٹرنل رفٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماؤ نے چیانگ کائی شیک کے ساتھی کمانڈرز, جو لوکل کمانڈرز چیانگ کائی شیک کے ساتھ ملے ہوئے تھے, ان سے رابطہ کرنا شروع کیا تاکہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان سے اتحاد قائم کیا جائے. انہی لوکل کمانڈرز میں سے ایک ینگ مارشل چینگ کے نام سے مشہور تھا. یہ ینگ مارشل چینگ تھا تو چیانگ کائی شیک کا اتحادی اور چیانگ کائی شیک کو اپنا لیڈر تسلیم کرتا تھا, لیکن یہ جاپان کے حملوں سے اس قدر شدید غصے میں تھا کہ اس نے اپنے ہی لیڈر چیانگ کائی شیک کو کڈنیپ کر لیا, اور اس نے چیانگ کائی شیک پر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ کمیونسٹوں کے ساتھ اپنی لڑائی کو فی الحال کچھ عرصے کے لیے روک کر جاپان کی امپیریلسٹ پاور کا مقابلہ کرے. ینگ مارشل چینگ کے دباؤ کی وجہ سے چیانگ کائی شیک نے بہرحال یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ جاپان کا مقابلہ کرے گا, لیکن اس نے ینگ مارشل چینگ کی اس جرأت کو معاف نہیں کیا. ینگ مارشل چیانگ کائی شیک کا قیدی بنا اور اپنی عمر کے آخری حصے تک, جبکہ چیانگ کائی شیک تائیوان بھاگنے پر مجبور ہوا, تب بھی وہ اس قیدی کو اپنے ساتھ لے کر گیا, اور یہ اپنے بڑھاپے تک, جب تک چیانگ کائی شیک مر نہیں گیا, یہ اس کا قیدی رہا. بہرحال ینگ مارشل چینگ کی اس جرأت کے بعد چیانگ کائی شیک مجبور ہوا کہ وہ کمیونسٹوں کے ساتھ اپنی سول وار کو کچھ عرصے کے لیے بند کرے. اس نے اس کمیونسٹوں کے ساتھ
सिविल वॉर रोकने का मुआहदा किया और आखिरकार वो जापान के साथ मुकाबला करने के लिए मैदान में आया। जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिस्ट फोर्सेस लॉन्ग मार्च के बाद कमजोर हो चुकी थी। 90,000 में से सिर्फ 5-6 हजार रेड आर्मी के फौजी नॉर्दर्न चाइना तक पहुंच सके थे। जाहिर है कि अभी उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो जापान की इंपीरियलिस्ट पावर का किसी भी तरह मुकाबला कर सकें। लिहाजा उन्होंने जापान के साथ भी बजाय दो बदू मुकाबला करने के गोरिल्ला कार्रवाइयों पर ही इक्तिफा किया। और माओ ने एक बार फिर वही पॉलिसी अपनाई जो कि वो हमेशा से इस्तेमाल करता चला आ रहा था। बजाय शहरों और सिटीज में जापानीज आर्मी का मुकाबला करने के उसने रूरल एरियाज में पहाड़ी इलाकों में और गारों को अपना मस्कन बनाया और वहां से वो जापानीज आर्मी के खिलाफ अपनी गोरिल्ला कार्रवाई जारी रखता था। लेकिन बहरहाल अगर इस जंग के नताइज और इस जंग में होने वाली डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो इसका फायदा कम्युनिस्टों को हुआ, जबकि इस जंग का सारा नुकसान केएमटी को, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को उठाना पड़ा, क्योंकि माओ और उसकी रेड आर्मी कभी भी खुलकर जापान के खिलाफ फेस टू फेस मुकाबला करने के लिए उसके सामने नहीं आई। माओ ने हमेशा गोरिल्ला कार्रवाइयों पर ही इक्तिफा किया, जबकि केएमटी जो कि उस वक्त चाइना को रूल कर रही थी, जिसकी चाइना पे गवर्नमेंट होती थी, जाहिर है कि उसको फेस टू फेस जापानीज आर्मी का मुकाबला करना पड़ा। इसमें कसूर माओ का भी नहीं था, रेड आर्मी का भी नहीं था, क्योंकि माओ या उसकी बेसरो सामान रेड आर्मी इस पोजीशन में कहां थी कि वो जापान की ताकतवर इंपीरियलिस्ट पावर का मुकाबला कर सके। लेकिन बहरहाल माओ ने अपनी गोरिल्ला कार्रवाइयों को चीन में हमदर्दी हासिल करने के लिए और चीन के लोगों को रिक्रूट करने के लिए इसकी बड़ी जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट की। और ये बात इसलिए कही जा सकती है कि चंद हजार पे मुश्तमिल ये रेड आर्मी जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई और जापान में हिरोशिमा के ऊपर एटॉमिक बम गिराए गए और जापान को चीन से अपना कब्जा छोड़कर वापस जाना पड़ा, तो यही रेड आर्मी जिसकी तादाद शुरू में चंद हजार थी कि इस जंग के इख्तिताम तक 12 लाख को पहुंच चुकी थी, जबकि इसके मुकाबले में केएमटी कमजोर हो चुकी थी। नॉर्थ ईस्ट चाइना में जापानीज फोर्सेस जिन इलाकों से विड्रॉ करती जा रही थी, उन इलाकों पे कम्युनिस्ट फोर्सेस अपना कब्जा करती जा रही थी। जापानीज फोर्सेस के मुकम्मल विड्रॉवल के बाद वो सिविल वॉर कम्युनिस्ट फोर्सेस के दरमियान और नेशनलिस्ट फोर्सेस के दरमियान जो कि जापान के हमले की वजह से रुक गई थी, एक दफा फिर रिज्यूम हुई। लेकिन अब माओ कम से कम अपनी फौजों की तादाद के लिहाज से इस काबिल था कि वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का मुकाबला कर सके। लेकिन अब भी माओ की रेड आर्मी एक बेसरो सामान फौज थी, जबकि इसके मुकाबले में केएमटी के पास बमबार तैयारे, टैंक्स और जदीद असलहा भी मौजूद था, जबकि उसकी बैक पर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स भी मौजूद थी। लेकिन 3 साल के अंदर अंदर सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। माओ की जबरदस्त फौजी लीडरशिप की वजह से और खुद केएमटी की अपनी करप्शन की वजह से चाइना के हालात बद से बदतर होना शुरू हुए। चाइनीज अवाम इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से केएमटी की गवर्नमेंट से मुकम्मल मायूस हो चुकी थी और वो रिच पेजेंट्स जो कि माओ की पॉलिसीज की वजह से केएमटी का साथ दिया करते थे, उन्होंने भी केएमटी का साथ छोड़ दिया। केएमटी के जर्नल जिनका काम लड़ना हुआ करता था, वो अब करप्शन में, लूट मार में, पैसा कमाने में मुलव्विस थे और जाहिर है कि अब उनको जंग लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही वजह है कि 3 साल के अंदर अंदर माओ और उसकी इनकलाबी फौज ने चीन को फतह कर लिया। चियांग काई शेक और उसकी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट चीन छोड़कर भागने पे मजबूर हुई। चियांग काई शेक ने ताइवान में जाके पनाह हासिल की और ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना का ऐलान किया गया और यूं इन दोनों ममालिक की एक सेपरेट हिस्ट्री इवॉल्व कर दी है, क्योंकि चाइना का आज भी ताइवान के ऊपर क्लेम है। चाइना का क्लेम यह है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। बहरहाल ताइवान में चियांग काई शेक ने लिबरल डेमोक्रेसी नाफिज की, जबकि चीन में, मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई। अक्टूबर 1, 1949, 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कयाम का ऐलान कर दिया गया। माओ तियानमेन स्क्वायर के रोस्ट्रम पे खड़ा था। ये उसकी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात थे। उसके सामने चीन की अजीम शान कौम का एक अजीम इज्तिमा खड़ा था और वो चीन की अजीम तारीखी रवायात रखने वाली कौम का सबसे ताकतवर लीडर बन चुका था।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزید ویڈیوز رشین ہسٹری کے بارے میں اور ٹرکش ہسٹری کے بارے میں بناؤں تو اپنے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں.